तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट जो आईयूपीएसी नाम है क्रियात्मक समूह वाला कि क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से लिखा जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि ये एक सेकंड लेवल का है, ठीक है। आपने अगर पिछली वीडियो में ये चीज़ नहीं देखी तो आप उस वीडियो को कंप्लीट कीजिए और फिर हम आईयूपीएसी शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट लेवल है हमारा क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि कार्बनिक श्रृंखला तो दे रखी होगी, लेकिन कार्बनिक श्रृंखला में क्या होगा, साथ में कोई ना कोई क्रियात्मक समूह दे रखा होगा, कोई अलग से समूह दे रखा होगा। तो उस श्रृंखला का नामकरण किस प्रकार से लिखा जाता है उस चीज को हम देखते हैं, उसको जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसमें नियम आते हैं, कुछ 2-3 नियम है क्रियात्मक समूह के, लेकिन नियम से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है जिसमें आपको दिख रहा होगा क्रियात्मक समूह, सूत्र, अनुलग्न और पूर्व लग्न। क्रियात्मक समूह, फर्स्ट क्रियात्मक समूह होता है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल याद करना, इसका सूत्र क्या है, COOH सूत्र होता है। इसकी संरचना सूत्र है हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन द्विबंध के द्वारा जुड़े रहेंगे। इसका संरचना सूत्र इस प्रकार से, यहाँ पर हर एक कार्बन का आप देखोगे तो एक वैलेंसी खाली है, इसका मतलब है कि ये इस समूह से जुड़ सकता है, इधर से जुड़ेगा, ये वैलेंसी खाली है इसकी, यहाँ पर कोई ना कोई कार्बनिक समूह, कार्बनिक श्रृंखला आकर जुड़ेगी, ठीक है। तो COOH इसकी संरचना सूत्र इस प्रकार से बनता है। अनुलग्न होता है कि जब उसके नाम के आगे, जैसे नाम है हम सरनेम लगाते हैं, नाम के पीछे जो लगाते हैं, तो यदि किसी श्रृंखला में कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है या COOH समूह जुड़ा हुआ है तो वहां पर अनुलग्न के रूप में हम काम में लेंगे ओइक अम्ल। क्या काम में लेंगे, ओइक अम्ल। और नेक्स्ट है हमारा पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं तो किसका पहले नाम लिखना है, नाम से पहले नाम लिखते हैं, उसको बोलते हैं पूर्व लग्न। तो इसका नाम लिखते हैं कार्बोक्सी। लेकिन आपको एग्जाम के तौर पर अभी मैं आपको यही कहूंगा कि आप सिर्फ अनुलग्न याद रखिए तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो कम से कम आप ये 3 स्टेप याद कर लीजिए, क्रियात्मक समूह क्या होता है, कौन से क्रियात्मक समूह का सूत्र क्या होता है और उसका अनुलग्न क्या है, ये तो हमें याद करना ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गए। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, COOH, जिसको इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, इसकी संरचना सूत्र है, ये इसका अनुलग्न हो गया ओइक अम्ल। नेक्स्ट पर बात करते हैं, सेकंड नंबर पर है एल्कोहल। एल्कोहल को लिखते हैं हम OH के द्वारा, किसके द्वारा लिखते हैं, OH के द्वारा लिखते हैं, OH, और इसका अनुलग्न होता है ऑल। क्या होता है अनुलग्न, ऑल। जैसे कि हम आगे लिखेंगे, अगर एक कार्बन और एक कार्बन से अगर OH समूह जुड़ा हुआ है, एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, तो ये हो जाएगा मेथेनॉल, ठीक है, ऑल लगाते हैं। सभी के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट तीसरे नंबर का है हमारा एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड होता है कि कार्बन है, उससे डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, बीच में ऑक्सीजन है, फिर एक कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर कार्बन है, फिर आगे वैलेंसी है। ये सबसे बड़ा सूत्र है। आप थोड़ी देर के लिए ये देख सकते हो कि सभी के अंदर एक एक समूह पाया गया है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, COO है और बीच में ऑक्सीजन है, तो सबसे बड़ा सा सूत्र है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हो कि एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है, जिसमें 2 कार्बन वाले हों। इसको हम शॉर्ट रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं कि CO, देखो एक CO यहाँ पर बन रहा है, एक CO यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट तरीके से ये भी लिख सकता हूँ कि CO का होल ट्वाइस और ऑक्सीजन, ये भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, CO का होल ट्वाइस और एक ऑक्सीजन, ये भी इसका सूत्र है। या करके इसका सूत्र ये भी लिख लेना, ठीक है। एनहाइड्राइड का सूत्र होता है COO या CO का होल ट्वाइस O, ये भी दे रखा होता है। इसका अनुलग्न होता है ओइक एनहाइड्राइड। क्या होता है, ओइक एनहाइड्राइड। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 4th नंबर का है हमारा ईथर। ईथर का सूत्र होता है ROR, मतलब बीच में ऑक्सीजन जुड़ी होगी, इधर कोई भी एल्किल समूह जुड़ा होगा, कितने भी कार्बन का, इधर कितने भी कार्बन का एल्किल समूह जुड़ा होगा, दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े होंगे। इसका हम नाम लिखते हैं, नाम किस रूप में लिखते हैं, इसका ऑक्सी के रूप में लिखते हैं, ठीक है, एल्कोक्सी या ऑक्सी के रूप में लिखते हैं इसमें नाम हम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 5th नंबर का है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सूत्र होता है CHO, और ये एक श्रृंखला खाली है, इसको हम दूसरे श्रृंखला कैसे लिख सकते हैं, C+O और H, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जहां भी कार्बन ऑक्सीजन पाए जाते हैं, कार्बन ऑक्सीजन पाए जाते हैं, कार्बन ऑक्सीजन पाए जाते हैं, कार्बन ऑक्सीजन यानी जहां जहां पर कार्बन ऑक्सीजन है वहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध होगा, फिक्स है, ठीक है। तो CHO को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं CHO, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि C+O नीचे आएगा, H आगे लगा रहेगा। इसका अनुलग्न होता है एल। क्या होता है इसका अनुलग्न, एल। देखो एल्डिहाइड में आगे का शब्द है एल और एल्डिहाइड एल। एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल ऑल, नाम लास्ट में क्या रहा, ऑल, तो इसका अनुलग्न क्या बन गया, ऑल, ठीक है। इस प्रकार से ईथर में क्या हो रहा है, ईथर में ऑक्सीजन आ रही है, क्या आ रही है, ऑक्सीजन, तो इसका नामकरण क्या हो गया, नाम में आगे क्या आएगा, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है इसमें, एल्डिहाइड एल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कीटोन। 6 नंबर का है हमारा कीटोन का सूत्र होता है CO। इसको भी मैं किस प्रकार से लिखता हूं, C+O और आगे वैलेंसी खाली।
CO ईथर कीटोन का सूत्र होता है CO, इसको लिखते हैं ऑन। किससे लिखते हैं? ऑन। इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा? ऑन। याद कैसे करना है? कीटोन ऑन, लास्ट में क्या आ रहा है? ऑन आ रहा है, तो इसीलिए इसका अनुलग्न भी क्या होता है? ऑन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एस्टर। एस्टर होता है COOR। यहाँ पर इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और R। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो एस्टर का क्या हो जाएगा? COOR, इसका अनुलग्न होता है O8। क्या होता है? O8। नेक्स्ट है हमारा साइनाइड। साइनाइड का सूत्र होता है CN। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। साइनाइड, साइनाइड का सूत्र होता है CN और इसका अनुलग्न होता है नाइट्राइल। अनुलग्न क्या होता है इसका? नाइट्राइल। याद रखना दोस्तों। ठीक है, साइनाइड का। और नेक्स्ट आता है हमारा आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट आता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड कुछ नहीं, जस्ट इसका अपोजिट है। इसको हम CN है, इसको हम NC कर देते हैं। ठीक है, और जिस प्रकार से यहाँ पर साइनाइड का नाइट्राइल था, तो आइसोसाइनाइड का आइसोनाइट्राइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइसोनाइट्राइल। क्लियर हो गया? इस प्रकार से साइनाइड, आइसोसाइनाइड। एमीन भी आता है। एमीन का सूत्र होता है NH2। एमीन का सूत्र क्या होता है? NH2 एमीन। इस प्रकार से और भी कई सारे हैं, जो यहाँ पर जगह कम थी इस वजह से मैं लिख नहीं पाया हूँ। ये सभी आपको नोट्स में मिल जाएंगे, नीचे लिंक दे रखी है, या ऐप में नोट्स हैं इस चैप्टर के, उसमें नोट्स में आपको ये पूरी टेबल मिलेगी बाकायदा। ठीक है, बट आप इस टेबल को लर्न करते रहिए, याद करते रहिए। याद क्या करना है? संरचना सूत्र को याद करना है कि किस प्रकार का है, तो हम पहचान सकते हैं। अगर बाय चांस OH आ गया, वहां पर क्रियात्मक समूह OH लिखा हुआ होगा, कार्बनिक श्रृंखला में OH जुड़ा हुआ होगा, OH से हमें पहचानना है कि भाई ये एल्कोहल है। और एल्कोहल के लास्ट में क्या रहा? ऑल आ रहा है, मतलब इसका अनुलग्न क्या है? ऑल लगाना है। तो जब भी हम एल्कोहल का नाम लिखेंगे तो उस नाम के अंत में क्या लगाएंगे? ऑल लगाएंगे। जैसे हम सरनेम लगाते हैं वैसे ऑल लगाएंगे। तो इस प्रकार से इस टेबल को हमें याद करना है। मैं फिर से आपको जोर देकर कह रहा हूं कि आप सूत्र को याद रखिए, सूत्र के साथ में उसकी पहचान याद रखिए, और उससे उसके अनुलग्न ये जरूर याद रखिए। अगर आपको ये टेबल याद नहीं होगी, ये याद नहीं होगा, तो आप आगे क्रियात्मक समूह की IUPAC नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो आप पहले ये काम कीजिए कि इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, उसके बाद हम इनके IUPAC पढ़ते हैं। ठीक है, IUPAC इसके नामकरण में पढ़ेंगे, बस सिंपल है। जैसे हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का पढ़ा है, उसी प्रकार से इसमें है, बट डिफरेंस इतना सा रहेगा कि यहाँ पर ये सारी चीजें, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, इस प्रकार से है। ठीक है, तो आप ये टेबल लर्न कर लीजिए, फिर हम इसके नियम पढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अब कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह का नामकरण या IUPAC किस प्रकार से लिखा जाता है। क्लियर? अभी तक की आगे की जो आपने टेबल पढ़ी थी, इसमें क्लियर हो गया कि कोई भी क्रियात्मक समूह है, ठीक है, उसका सूत्र क्या होता है, उसका अनुलग्न क्या है। मैंने कहा आपको 3 चीजें तो याद रखनी ही रखनी है, उन तीनों को कंप्लीट आप याद रख लीजिए। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल, सबसे फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर कोशिश करूंगा मैक्सिमम को 4-5 क्रियात्मक समूह के एग्जाम्पल हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसका IUPAC नाम किस प्रकार से लिखा जाता है उसको हम क्लियरिफाई करते हैं। सबसे पहले अगर मैं, जैसे कि मैं बात करता हूं यहाँ पर सिंपल सी बात, CH3COOH, अगर ये आता है CH3COOH, तो यहां पर क्या लग रहा है? ये देखो, ये COOH जो है वो क्रियात्मक समूह है। अच्छा, इससे पहले आप नियम पढ़िए पहले। अगर इस प्रकार का आता है, नियम क्या कहते हैं? 2-3 नियम है क्रियात्मक समूह के। कौन कौन से नियम है? सबसे पहला नियम कि हमें, नियम क्या थे हमारे, बेसिक नियम क्या थे, जो मैंने यहां पर बताए थे कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, पहला नियम, बेसिक नियम। दूसरा बेसिक नियम है कि क्रियात्मक समूह को पहचानना है, ठीक है, उसको कम से कम अंक मिलना चाहिए। तीसरी बात, हम अगर नामांकन कर रहे हैं, प्रतिस्थापी जो समूह है, श्रृंखला के बाद में जो प्रतिस्थापी बच जाता है उसको कम से कम अंक देना है। क्लियर? वही नियम यहाँ पे लगाना है। यहाँ पर प्रतिस्थापी नहीं है, यहाँ पर हमारे लिए मेन कौन है? क्रियात्मक समूह है, तो इसको पहचानो। सबसे पहला नियम कि हमें क्रियात्मक समूह को मुख्य कार्बन की श्रृंखला में लेना जरूरी है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? क्रियात्मक समूह जो है उसे मुख्य कार्बन की श्रृंखला में लेना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर 2 केस बन रहे हैं भाई साहब, यहाँ पर 2 केस बन रहे हैं। बहुत ही सिंपल करके दे रहा हूं, प्लीज गाइस ध्यान रखो, यहाँ पर ही पूरा ध्यान यहीं उठा के रखा लो। क्रियात्मक समूह 2 प्रकार के हैं। एक तो प्रकार का, बहुत एनर्जी लेकर आए हैं, उस पर ध्यान रखना। क्रियात्मक समूह 2 प्रकार के हैं। एक होते हैं कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह, और एक होते हैं जिनमें कार्बन नहीं होता। सर जी कैसे? नहीं समझ में आया? एग्जांपल देखो बेटा, जैसे COOH कार्बन है कि नहीं है, CHO कार्बन है कि नहीं है, CO कीटोन कार्बन है, अरे भरे पड़े हैं कार्बन। इनमें देखो कार्बन दिख रहा है आपको, कार्बन नहीं है, OH में नहीं है, NH2 में नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से।
तो क्रियात्मक समूह आप देखोगे टेबल में पीछे जाके या पीछे पन्ने पे लिखें तो पलट के देखो कि क्रियात्मक समूह दो प्रकार के हैं, जिनमें कार्बन है और जिनमें कार्बन नहीं है। अब ध्यान से सुनो, वापस आ जाओ नियम पे। नियम नंबर 1 क्या कह रहा है कि क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक देना है, कम से कम अंक देना है, ठीक है। अब लेकिन यहां पर ध्यान ये रखना है कि यदि कार्बन की श्रृंखला में कोई कार्बन की श्रृंखला में कार्बन युक्त कोई क्रियात्मक समूह है तो उसको कम से कम अंक देंगे। मतलब शॉर्ट एंड स्वीटली बात करता हूं, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह को पहला नंबर देना है, चाहे श्रृंखला 2 कार्बन की ही बने, साफ है, भले इधर 10 कार्बन पड़े हों, कार्बन की श्रृंखला में जो कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है उसको 1 नंबर दे देना है, ठीक है। क्लियर और फिक्स गांठ बांध दो, भले ही श्रृंखला कैसी भी बन रही हो, कहीं से भी बन रही हो। लेकिन अब दूसरी तरफ है कि सर जी जिनमें कार्बन नहीं है उनका क्या करेंगे, उनका ऐसे करना है कि जिनमें कार्बन नहीं है वो भी किसी ना किसी से तो जुड़ेगा ना। माना कि जैसे ये कार्बन की श्रृंखला थी, ठीक है, इसमें यहां पर OH समूह जुड़ा हुआ है, ये OH समूह किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन जुड़ा, उसको पकड़ लो उसको, उस कार्बन को कम से कम अंक देना है, ठीक है। अब हमारे लिए ये कार्बन मेन है, ना कि ये OH मेन है। जब हम श्रृंखला बना रहे हैं उसमें अधिक से अधिक लंबे से लंबी कार्बन श्रृंखला बनाते हैं और क्रियात्मक समूह को मुख्य कार्बन की श्रृंखला में लेना जरूरी है, ये हमारा पहला नियम है। यहां तो समझ में आ गया कि अगर उस क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो उसको हम मुख्य कार्बन की श्रृंखला में ले लेंगे, क्यों, क्योंकि पहला नंबर उसी से शुरू करेंगे। लेकिन जिसमें कार्बन नहीं है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उसको पकड़ लेना, ठीक है, उस कार्बन को कम से कम अंक देना है। और दूसरी बात, उस कार्बन को मुख्य कार्बन की श्रृंखला में लेना जरूरी है, भले श्रृंखला छोटी बने, इस कार्बन को श्रृंखला में आना चलेगा भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे इस कार्बन को श्रृंखला में लेना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई। सबसे पहला नियम, क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक देना है या उस क्रियात्मक समूह को हमारी मुख्य कार्बन की श्रृंखला में लेना जरूरी है। 2 केस बता रहा हूं मैं यहाँ पे, या कार्बन है तो उसको 1 नंबर दे दो, आंख मीच के कहीं से कुछ नहीं सोचना है, श्रृंखला बड़ी से बड़ी बना लो, लेकिन शुरुआत वहां से कर दो। अगर कार्बन नहीं है तो जिस कार्बन से वो जुड़ा है उसको कम से कम अंक दे देना। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अब इसके साथ में नेक्स्ट पर चलते हैं। पहला नियम हमारा क्लियर हो गया, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आप लोगों ने इतने ध्यान से इसको सुना, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और अपनी लाइफ के लिए इतने सीरियस, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाइयां हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक देना है, दे दिया भाई साहब। फिर क्या करना है, अब उस क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक दे दिया, बस सीधी सी बात यही करनी। अब हमें बाकी सारे नियम जो है वो सेम लगाने हैं कि लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, फिर प्रतिस्थापी समूह का नाम पहले, फिर कार्बन की संख्या का नाम, फिर अनुलग्न, और फिर उसके बाद में जो भी अनुलग्न की स्थिति के साथ में, ठीक है। अब आ जाइए, एग्जाम्पल कौन सा था, ये CH3COOH, हमारा क्रियात्मक समूह कौन सा है, ये COOH, ठीक है। लेकिन COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें खुद में एक कार्बन है, खुद के अंदर एक कार्बन है, एक कार्बन तो पहले नंबर का मैंने कहा कि जिसके अंदर कार्बन उसको पहला नंबर दे दो, 1 नंबर इसको दे देंगे, दूसरा नंबर इसको दे देंगे, कुल कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए। प्लस यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न क्या होता है, ओइक अम्ल होता है। आप इंटेलिजेंट हो यार, ओइक अम्ल होता है, क्या होता है, ओइक अम्ल। इन दोनों को मिला के लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ प्लस ओइक अम्ल, तो क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ये बात है कि नहीं समझ में? इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अगर एक कार्बन का होता तो मेथ प्लस ओइक, मेथेनोइक अम्ल। समझ लो इसको भी, जैसे कि HCOOH, कहीं कहीं ये भी होता है। वैसे क्या है, ये फार्मिक अम्ल है, ठीक है। बट HCOOH यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है एक कार्बन आ रहा है और एक ओइक अम्ल आ रहा है। एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, ओइक को बोलते हैं मेथेनोइक, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। क्लियर, मेथेनोइक अम्ल। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? चलिए ये सिंपल सा, ज्यादा खुश मत हो, ऐसे बेसिक हैं, बहुत कम चांस रहते हैं क्वेश्चन आने के, क्वेश्चन तो अब आएंगे। तो सर जी आप ये क्यों बता रहे हो, है ना, इसलिए बता रहे ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए, ताकि आप क्वेश्चनों को समझ पाओ, कर पाओ। एकदम से 100 सीढ़ी पे थोड़ी चढ़ते हैं, एक एक सीढ़ी से करके तो चढ़ेंगे ना। चलिए अब डायरेक्ट लेके चलता हूँ थोड़ा सा हार्ड, क्योंकि आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में पढ़ रहे हो, इतने समय से इस पूरी वीडियो को देख रहे हो, डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, जैसे कि एग्जांपल आ गया CH3 और CH2 और COOH, लिख लें, इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। 2 और 2 4 कार्बन हो रहे हैं, 3 4 संयोजकता पूरी हो रही है। मैंने आपको फिर कह रहा हूँ कार्बन की संयोजकता बराबर पूरी करते हुए चलना,
ठीक है। चलिए अब इसका नाम लिखना है। मैंने क्या कहा था, सबसे पहला काम है क्रियात्मक समूह को पहचान लो। क्या है इसमें क्रियात्मक समूह, ये रहा COOH है, ठीक है। दूसरा क्या कहा था कि क्रियात्मक समूह को देखो उसमें कार्बन है या नहीं है, अगर कार्बन है तो 1 नंबर वहीं से देना शुरू कर दो। लेकिन थोड़ा सा भाई है ना संतुष्टि, पहले हमें एक बार थोड़ा सा डिसाइड कर लो कि कार्बन की श्रृंखला कौन सी बनेगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 सीधा जा रहा हूँ तो 4 जा रहा है, 1 2 3 4 इधर जा रहा हूँ तो भी 4 जा रहा है, कोई सा भी हो चलेगा। चलो आपकी संतुष्टि के लिए मैं ये सीधी कार्बन की श्रृंखला ले लेता हूँ। 1 नंबर कहाँ से दूँ, यहाँ से दे दूँ, चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसे कैसे करो यार, 1 नंबर हमें इस कार्बन से देना होगा, 1 2 3 और 4, क्लियर? 4 कार्बन हो गए। चलिए आगे चलिए, ये एक 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। मैंने कहा आईयूपीएसी स्टेप में करना, पहली स्टेप कार्बन की श्रृंखला का मैंने चयन कर लिया, दूसरी स्टेप उसका नामांकन कर दिया, नंबरिंग कर दी उसकी। अब थर्ड स्टेप मुझे उसका नाम लिखना है, ठीक है। 3 स्टेप आईयूपीएसी खत्म, इतना यही घबराते हैं कितनी टफ है, कहीं टफ नहीं है। थर्ड स्टेप में मुझे नाम लिखना, नाम किस आधार पर लिखूंगा, नाम लिखूंगा मैं पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखूंगा। प्रतिस्थापी कौन है, हमारे घर का मेहमान है, पहले हम उसको रखते हैं भाई साहब, अपना खाए नहीं खाए उसको जरूर खाना खिलाते हैं, बढ़िया क्वालिटी का, सोने की थाली में और खिलाते हैं। तो क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी समूह खाएं यहाँ पर, उसको उसकी स्थिति के साथ में, भाई एकदम से आप बेडरूम में जाइए, वहां सोइए, सुव्यवस्थित बिस्तर हो रहा है। CH3 हमारा प्रतिस्थापी समूह है, इसको इसकी स्थिति के साथ में लिख दो। कितने पर जुड़ा हुआ है, 3 पर जुड़ा हुआ है। मेहमान का नाम क्या है, प्रतिस्थापी का नाम क्या, मैथिल, ये हो जाएगा 3 मैथिल, क्लियर? 3 मैथिल। अब क्या करना है सर जी, अब कार्बन की संख्या लिखनी। कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन है। 4 कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ एथ प्रॉपर ब्यूट, 3 मैथिल ब्यूट। लो जी, क्रियात्मक समूह को उसके अनुलग्न के साथ में उसकी सही स्थिति के साथ में लिखना है। क्रियात्मक समूह किस नंबर पर जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है, 1। क्रियात्मक समूह का अनुलग्न क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह इसका अनुलग्न होता है सर जी ओइक अम्ल। अरे वाह, सब कुछ आता है तुम्हें, तो इसका नाम हो जाएगा ओइक अम्ल। तो ये जो आपको संरचना दिख रही है टेढ़ी मेढ़ी, इसका सिंपल सा तरीका, सिंपल सा नाम आ जाता है ये कि 3 मैथिल ब्यूट 1 ओइक अम्ल। दिक्कत है इसमें कुछ तो बताओ, यूपीएससी कहाँ टफ है, कहीं नहीं है। 3 मैथिल ब्यूट 1 ओइक अम्ल, मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, जो जब क्रियात्मक समूह पहले नंबर पे कार्बन पर जुड़ा होता है तो या तो उसको उसकी स्थिति के साथ में लिख दो या कार्बन की संख्या के साथ में लिख दो। तो इसका दूसरा नाम क्या बन सकता है, 3 मैथिल 1 ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या बन सकता है, 3 मैथिल 1 ब्यूटेनोइक अम्ल, मतलब पहले नंबर पर ब्यूटेनोइक अम्ल जुड़ा हुआ है। लेकिन ज्यादातर 80% राइट ये माना जाता है क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि 3 मैथिल ब्यूट 1 ओइक अम्ल। क्लियर हो गया? इस प्रकार से हम नाम लिख दिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं। कार्बोक्सिल अम्ल में ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा आप लोगों के लिए, झटका तो देना पड़ेगा भाई साहब। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हो आप, है ना, अगर हलवाई खिला दिए सीधा सीधा तो फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने का मजा ही क्या रहा। तो थोड़ा सा दिमाग तो घूमना चाहिए भाई, ठीक है। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। CH3 COOH, यहाँ पर C2H5 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है। चलिए क्लियर हो रहा है, 3 4 3 4, ओके जी ओके जी ओके जी ओके जी। अब आ जाओ, पहले सबसे पहले काम क्या करना है, पहले काम करना है मुझे व्हाट्सएप लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, ठीक है। लंबी कार्बन श्रृंखला देखो, इससे जाऊंगा 1 2 3 4, 4 कार्बन आ रहे हैं अटैक, 1 2 3 4 अटैक भी 4 कार्बन आ रहे हैं। राज की बात बताऊं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, इधर से इधर जा रहा हूं तो भी 5 आ रहे हैं, इधर से इधर जा रहा हूं तो भी 5 आ रहे हैं। सीधे आने में क्या रखा है भाई, 4 कार्बन ही आ रहे हैं सर जी, क्योंकि हमारा पहला नियम क्या है, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। तो मैं तो इसको लूंगा ना, 5 कार्बन आ रहे हैं मुझे, तो श्रृंखला कौन सी बन जाएगी, श्रृंखला हमारी बन जाएगी ये वाली। क्लियर है, सही है, पक्का कर दोगे, 100% कर दोगे, 100% गलत होगा फिर शक्ल लटका के नीचे आओगे। ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि हमारा मेन गेस्ट तो रह गए यार, चीफ गेस्ट अगर घर से बाहर बैठा है तो शादी किस काम की, ठीक है। हमारा पहले मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हमें क्रियात्मक समूह को पहचानना है। क्रियात्मक समूह कौन है, ये बैठा हमारा, ठीक है। क्रियात्मक समूह ये रहा, इस क्रियात्मक समूह को मुख्य कार्बन की श्रृंखला में लेना है, चाहे भले कार्बन कम से कम हो। तो ये ऊपर वाले तो सांस बनता है नहीं भाई साहब, ये आप गलत हो, मैं इससे तो बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, ठीक है। आप वही वाले, मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, है ना। हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह ये है, इसको श्रृंखला में लूंगा। अब या तो मैं इधर से सीधा जा सकता हूँ या इधर से नीचे जा सकता हूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो मैं सीधी श्रृंखला लेता हूँ ताकि देखने में सिंपल लगे। ये मैंने कार्बन की श्रृंखला ले ली, ठीक है।
चलिए पहली स्टेप कार्बन श्रृंखला बनानी, मैंने कहा ना देखो कंफ्यूज मत हो जाना भाई साहब, है ना, मेहनत पानी में पड़ जाएगी नहीं तो तुम्हारी और मेरी। दूसरी स्टेप नंबरिंग करनी है, नंबर देना है। नंबर कहाँ से देंगे, जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है। लेकिन हमें पता है कि हमारा जो क्रियात्मक समूह है वो कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है, और सर जी ने बताया था कि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह को आंख मीच के 1 नंबर दे दो, तो आंख मीच दो फिर 1 नंबर दे दो। इतना सा ट्रस्ट कर लेना भाई मेरे पे, है ना। 1 नंबर इस पे दे दिया, दूसरा नंबर इस पे दे दिया, तीसरा इस पे दे दिया, चौथा इस पे दे दिया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बच क्या गए क्रियात्मक समूह के मुख्य कार्बन की श्रृंखला के बाद में जो भी ऊपर नीचे बचते हैं वो क्या है, हमारे प्रतिस्थापी समूह है। सर जी इधर से दूसरे नंबर पर ये भी आ रहा है, तीसरे नंबर पर ये प्रतिस्थापी आ रहा है, दोनों का नाम लिखना है। किसका नाम पहले लिखूं, दोनों का नाम देखो क्या है, इसका नाम है, 2 कार्बन जुड़े हुए, 2 कार्बन बोलते हैं एथ, एल्किल समूह, तो इसका नाम होता है एथिल। क्या नाम होता है, एथिल, जिसको अगर इंग्लिश में लिखें तो ई से लिखते हैं। और ये है हमारा मैथिल, मैथिल को हम लिखते हैं एम से। मैंने कहा कोई भी क्रियात्मक समूह है उनमें सबसे पहले ये ध्यान रखो किसका नाम अल्फाबेटीकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किसका पहले आ रहा है। ये ई है, ये एम है, ई और एम में से कौन सा पहले आता है, ई पहले आता है, पहले इसका नाम लिख दो। उसकी स्थिति के साथ में मेहमान है तो जरूर बताओ कि कौन से रूम में ठहरा हुआ है, ठीक है। तो उसकी स्थिति है 2, तो 2 हो जाएगा एथिल। अब दूसरे को लिया भाई, इस मेहमान को भी लो यार, 3 मैथिल, 2 एथिल, 3 मैथिल। कितने कार्बन है, 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। 4 कार्बन क्या बोलते हैं, मैथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, COOH जुड़ा हुआ है। COOH का नाम क्या होता है, ओइक अम्ल। क्या नाम होता है, ओइक अम्ल। किस स्थिति पर जुड़ा हुआ है, 1 स्थिति पर जुड़ा हुआ है। तो ब्यूट 1 ओइक अम्ल। गलत कर देना कोई तो बता देना मेरे को, ज्यादा दूर पहुंच गया वो, है ना, विदेश में चला गया। लेकिन नाम क्या हो जाएगा, 2 एथिल 3 मैथिल ब्यूट 1 ओइक अम्ल। 2 एथिल 3 मैथिल ब्यूट 1 ओइक अम्ल। टफ है क्या, नहीं है टफ, तो आराम से कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से ये हमने सिर्फ एक पढ़ा है क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो फर्स्ट नंबर का, जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको एक राज की बात बताऊं, चाहे कितने भी क्रियात्मक समूह लगे हुए हों, ठीक है, कुछ भी हो रहा हो, हमें ध्यान देना ही नहीं। हमें क्या ध्यान देना है, क्रियात्मक समूह को पहली स्टेप में पहचानो पहले वो कौन है, कहाँ जुड़ा हुआ है। कार्बन वाला है भाई उसी से शुरू कर दो, 1 नंबर उसी को दे दो। नहीं है तो वो जिस कार्बन जुड़ा हुआ है उसको दो। फिर सेम रूल है, प्रतिस्थापी को पहले लिखो, कार्बन की संख्या को बाद में लिखो, फिर उसके अनुलग्न के साथ में उसकी स्थिति को लिख दीजिए। इस प्रकार से हमारे ये IUPAC होते हैं, ठीक है। ये है कार्बोक्सिलिक का। नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखते हैं एक और, चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कोई दूसरा, कोई सा भी एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता। तो हम बात कर लेते हैं सेकंड नंबर का एग्जाम्पल, एल्कोहल की बात कर लेते हैं। चलिए सिंपल है, स्वीट है, क्यों है, क्योंकि याद है आपको, इजी है। एल्कोहल का सूत्र क्या होता है बता दो, OH। इसका अनुलग्न क्या होता है, ऑल। ये गुड, मतलब याद है यार, छोरों को, है ना, पढ़ते हो, वास्तव में मानना पड़ेगा, तुम्हारी मेहनत की दाग देनी पड़ेगी, दे दें। एल्कोहल। अब देखो सबसे पहले सदस्य की बात करते हैं, CH3OH। CH3OH क्या करना है, पहली स्टेप हमें क्रियात्मक समूह को पहचानना है। आराम से क्रियात्मक समूह को पहचानना है, फिर देखना है कितने कार्बन हैं, फिर कार्बन की संख्या लिखनी है, फिर क्रियात्मक समूह जो जुड़ा हुआ उसका अनुलग्न लिखना है, और शांति से उसका नाम लिख दो, खत्म। देखो क्रियात्मक समूह ये रहा हमारा OH। कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 कार्बन प्लस OH, या OH को क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं, तो ऑल लिख देता हूँ, है ना। 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं, ठीक है। 1 कार्बन का एल्केन है ये पूरा, तो क्या हो जाएगा, मैथेन। क्या हो जाएगा, अरे इंटेलिजेंट हो यार, मैथेन प्लस ऑल, तो क्या बन जाएगा, मैथेनॉल। क्या बन जाएगा, मैथेनॉल। इसमें कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा देख लेते हैं ना, सिंपल सा, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। इसको देख लेते हैं। देखो ABCD सिखाते हैं ना, वैसे सिखा रहा हूँ IUPAC। बड़े हो तुम, 18 साल के, है ना, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बट इतना इजी है यार, टफ नहीं है, ठीक है। OH जुड़ा हुआ है, ये हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन क्या बोलते हैं, 3 कार्बन है, एल्केन है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, अभी रुक जाओ बेटा, तुम्हारे दिमाग की खिचड़ी तो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट IUPAC। प्रोपेन प्लस ऑल, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। बनेगा कि नहीं बनेगा प्रोपेनॉल, डेफिनेटली बनेगा। अब आ जाओ थर्ड स्टेप पे, अब हम चलते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। CH3 CH2, यहाँ पर CH3 लगा देता हूँ एक बार, तो CH2, और एक ऐसा करता हूँ
चलो एक बार सिंपल ही देख लो, CH2 और OH इस प्रकार से लगा हुआ है ना, इसको हम हर बार देख रहे हैं, 2 4 3 4 क्लियर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन सा है पहला, थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे ना, क्रियात्मक समूह कौन सा है OH। OH किस कार्बन से जोड़ो, मैंने क्या कहा था, OH को पकड़ लो, पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, और यदि ऐसा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है जिसमें कार्बन नहीं है, तो वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको पकड़ लो। इस कार्बन से जुड़ा हुआ उसे हमें मुख्य कार्बन की श्रृंखला में लेना जरूरी है, और कम से कम अंक देना जरूरी है, ठीक है। श्रृंखला बनेगी इस कार्बन को लेकर, या तो सीधा में जाऊंगा तो 1 2 और 3, या नीचे में आऊंगा तो 1 2 और 3, गठे भी जाओ, है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि सीधी श्रृंखला ले लेते हैं। कौन सी श्रृंखला लेते हैं, सीधी श्रृंखला ले लेते हैं। अब नामकरण क्या हो जाएगा, एक नंबर का कार्बन में इसको दूंगा 1 2 और 3, ये इसका नामकरण हो जाएगा। नाम लिखेंगे, सबसे पहले हमारा मेहमान कौन है, प्रतिस्थापी कौन है, CH3 समूह बच गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसकी स्थिति कैसी है, 2 मैथिल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ प्रोप। कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है, एल्कोहल जुड़ा हुआ है, एल्कोहल को क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं, तो 1 नंबर पर ऑल जुड़ा हुआ है तो प्रोप 1 ऑल, और 1 नंबर पर जुड़ा होता है तो हम उसको उसके कार्बन के साथ में भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल। क्लियर आ गया समझ में, 2 मेथिल प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, लिखो धड़ाके से चलेगा, ठीक है। आ जाओ इसमें थोड़े से और कर लेते हैं टफ वाले, क्योंकि देखो दोस्तों अगर IUPAC आपको समझ में आ गई, आ तो जाएगी खैर, मतलब IUPAC समझ में आ गई है ना, तो आप समझो कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निपट गई, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि थोड़ा सा इसको हार्ड बनाते हैं, और इसमें अब हम ले लेते हैं CH3 ले लिया, यहाँ पर मैं CH3 लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं C2H5 लगा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं क्या लगा दूँ, यहाँ पर मैं OH लगा दूँ, यहाँ पर मैं CH3 लगा दूँ, 3 और 1 4, 3 एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ, 4 एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देता हूँ, 4। इसको और टफ बना सकता हूँ क्या, क्योंकि मुझे तो मैं अटकाना है इस क्वेश्चन में, तो इसको और टफ बना सकते हैं क्या, शायद ये नहीं हो पाएगा आपसे, है ना। चलो सर तो लगाते हैं, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ठीक है चलिए सही है। हाँ अब इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे सबसे पहले काम क्या, आराम से चलना, अपने घबराने की जरूरत नहीं है, पहले हमें क्रियात्मक समूह को पहचान लेना है कि कौन सा क्रियात्मक समूह कहाँ है, यहाँ पर है, ये रहा क्रियात्मक समूह, कहाँ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन जुड़ा हुआ है। मैंने क्या कहा था, अगर कार्बन नहीं है तो वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को पकड़ लो, उसको मुख्य श्रृंखला में ले लो, उसको कम से कम अंक दे दो, ठीक है। श्रृंखला हमें में इसको तो लेना है, मतलब ये भी आएगा। अब या तो मैं इधर जाऊंगी 1 2 3 4 और 5 कार्बन की बनेगी, या मैं इधर जाऊं 1 2 3 और 4 और 5 कार्बन की बन रही है, और 1 2 3 4 और 5 कार्बन की इधर बन रही है, 5 कार्बन की बन रही है। मैं ये भी ले सकता हूं, देखो अब यहाँ पर एक नियम और क्रॉस हो रहा है, आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि प्रतिस्थापी समूह लेना है, लेकिन अगर कार्बन की संख्या समान है तो हमें उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें अधिक से अधिक प्रतिस्थापी समूह कवर कर सकते हैं, अधिक से अधिक प्रतिस्थापी समूह जिसके अंदर आ सकते हैं उस कार्बन की श्रृंखला को लेना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 और 5 कार्बन तो आ रहे हैं हमारे, 5 कार्बन की श्रृंखला तो बन जाएगी, ये वाला पूरा हो जाएगा प्रतिस्थापी समूह, ठीक है। और सीधी श्रृंखला लेता हूँ, 1 2 3 4 5 कार्बन की इधर बन रही है, लेकिन इसमें एक ये प्रतिस्थापी समूह हो जाएगा, एक ये प्रतिस्थापी समूह हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ये भी 5 वाली श्रृंखला बन रही है, इसमें ये प्रतिस्थापी हो जाएगा और ये प्रतिस्थापी हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात, ऊपर वाली में सिर्फ एक ही प्रतिस्थापी हो रहा है, जबकि मैं इधर या इधर ले रहा हूँ, नीचे या साइड में सीधा ले रहा हूँ, तो 2 प्रतिस्थापी बने, तो हम इन दोनों में से कोई सी भी एक ले लेंगे। तो मैं आपकी सुविधा के लिए सीधी वाली ले लेता हूँ। ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल था कि अगर कार्बन की संख्या समान है तो हमें उस श्रृंखला का चयन करना जिसमें अधिक से अधिक प्रतिस्थापी समूह आ सकते हो, ठीक है। चलिए ये ले लिया। अब हमें क्या करना है, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको कम से कम अंक देना है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1 नंबर इसी को दे दो, सर जी अभी तक हम यही करते आ रहे हैं। यहाँ पर हम श्रृंखला या तो इधर से शुरू करेंगे या इधर से शुरू करेंगे, तो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह यह है तो हम कोशिश करते हैं उसको कम से कम अंक दें, इसलिए हम यहाँ से शुरू कर देंगे 1 2 3 4 और 5। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आ ही नहीं सकती दिक्कत। चलिए सब कुछ क्लियर है ना। अब इसका हम नाम लिख देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखते हैं। प्रतिस्थापी समूह 2 है यहाँ पर, एक C2H5 है, एक CH3 है। दोनों में से इसका पहले लिखेंगे, किसका पहले लिखेंगे बताइए। पहले इसका लिखेंगे, क्योंकि ये एथिल है। एथिल क्या होता है, एथिल बोले तो E,
और मेथिल बोले तो एम। बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा। तो इसको पहले लिखेंगे, इसकी स्थिति क्या है, 3 है, तो लिखेंगे 3 एथिल 4 मेथिल 3 एथिल 4 मेथिल। प्रतिस्थापी का नाम लिख दिया। अब हमें कार्बन की संख्या लिखनी है। कितने कार्बन, 5 कार्बन है, 5 को बोलते हैं पेंट। कितने पर जुड़ा हुआ है, 2 पर जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका 2। और क्या जुड़ा हुआ है, एल्कोहल। एल्कोहल का क्या नाम है, ऑल, तो नाम हो जाएगा इसका 2 ऑल। तो अब इसका ये हमारा हो गया आईयूपीएसी नाम। क्या नाम हो गया, 3 मेथिल 4 मेथिल पेंट 2 ऑल। 3 एथिल 4 मेथिल पेंट 2 ऑल। इस प्रकार से इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। तो कोई टफ है, बिल्कुल भी नहीं है। आप पढ़ रहे हो यार, आपकी मेहनत है, क्यों टफ हो सकता है। हमें क्या करना दोस्तों, मैं बारंबार यही रिपीट कर रहा हूं। पहले क्रियात्मक समूह को पहचान लो, उसको कम से कम अंक दे दो। क्रियात्मक समूह कार्बन वाला है तो 1 नंबर उसी को दे दो। अगर कार्बन वाला नहीं है तो वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे मुख्य श्रृंखला में ले ले, कम से कम अंक दे दो उसको। मैं इधर से भी कर सकता था लेकिन नहीं किया, इधर से ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद में पैटर्न ध्यान रखना है। प्रतिस्थापी समूह का नाम पहले लिखिए, फिर उसमें जो भी प्रतिस्थापी समूह है उनकी स्थिति के साथ में, फिर कार्बन की संख्या लिखिए और फिर अनुलग्न को उसकी स्थिति के साथ में दर्शा दीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। कोई हार्ड नहीं है, कोई टफ नहीं है। बाकी के जितने भी क्रियात्मक समूह बच गए हैं उन सभी के आईयूपीएसी नाम, उनके एग्जांपल्स में सारी डिटेल में आपको नोट्स में नीचे पीडीएफ में मिल जाएगा। नहीं मिले तो आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और इसको मैं सारे अभी समझाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए 2-3 एग्जाम्पल देकर आपको समझाएं। सारा डिटेल में आपको उसमें मिल जाएगा। उसमें कोई भी समझ में नहीं है, डेफिनेटली मैं हूँ अलग से वीडियो बना के दूंगा भाई साहब, अलग से, ठीक है। क्योंकि आपका एक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ मतलब आपका एक क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक भी कंसेप्ट को ऐसा डाउटेबल मत रखो, उसको क्लियर करके चलिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है डायरेक्ट आप मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, नोट्स में डायरेक्ट मैसेज करो। आप मुझे हाय कीजिए, सर मैं जेट की तैयारी कर रहा हूँ, खत्म बात, इतना से कीजिए। कोई रामायण की जरूरत नहीं है, कोई हालचाल पूछने की जरूरत नहीं है, तुरंत आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा मैं। या पर्टिकुलर जिस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो उस टॉपिक के नोट्स में आपको भिजवा दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए थे, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली की वीडियोज आप तक आती रहेंगी। वीडियोज को लाइक कर दो, नीचे और भी बहुत सारी वीडियो, भाई फ्री बैठा है, घर जाके बैठा है तो उनको वीडियो को भी देखता रहे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने अगर हमारे ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, श्री गोविंदम क्लासेज जाओ, प्ले स्टोर पर श्री गोविंदम क्लासेज नाम सर्च कीजिए, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको सारे नोट्स, टेस्ट और ये मिलते रहिए टाइम टू टाइम जैसे आता है। तीसरी बात, मेरा ये जो नंबर है इसको आप एक बार सेव कर लीजिए दोस्तों, है ना, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि अभी हम लाइव क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं तो उस लाइव क्लास का टाइम, मीटिंग आईडी वगैरह वो सारी चीज़ें हम स्टेटस पे डाल देते हैं ताकि सभी बच्चों तक वो चीज़ पहुँच जाए। क्योंकि पर्सनली हो सकता है मैं मैसेज कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, तो आप इस मैसेज को श्री गोविंदम क्लासेज के नाम से, या मेरा नाम है देवेंद्र गुर्जर, उस नाम से आप सेव कर लीजिए। तो आपको जो भी नोटिफिकेशन जो भी आएगा, लेटेस्ट न्यूज़ जो भी रहेगी वो व्हाट्सएप के थ्रू आपको मिल जाएगी। क्लियर हो गया। आपकी पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए, क्लियरली होनी चाहिए। और लैब सेशन, अब हमारा जो नेक्स्ट लैब सेशन रहेगा उसमें मैं आपसे बात करूँ दोस्तों पढ़ाई का शेड्यूल कैसे बनाना है। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप डेफिनेटली मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो या मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि किस किस तरह की आपको परेशानियां आ रही हैं पढ़ाई से रिलेटेड। आप शेड्यूल नहीं बना पा रहे हो, आप सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आप नोट्स प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं आपके पास में, या फिर आप वीडियो लेक्चर्स क्लियर नहीं कर पा रहे हो वगैरह वगैरह। और भी कोई डाउट है जैसे कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या शेड्यूल सेट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, या समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, या फिर थ्योरी पढ़ें या प्रैक्टिस करें या टेस्ट दें, क्या करें वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ये सारे डाउट क्वेश्चन हम लैब सेशन में क्लियर करते हैं। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, आप हमारे लैब सेशन हर 2 या 3 दिन हम लैब सेशन रखते हैं, उसका वेट कीजिए। लिंक में स्टेटस पर शेयर कर देता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे इस नंबर को सेव कर लेना, आपको स्टेटस के थ्रू वो लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना। आपका जो भी पसंदीदा आपको पर्सनली डाउट है या ऑफिशियली डाउट है, आप डेफिनेटली हमसे क्लियर कर सकते हो। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी हेल्प करें, आपकी पढ़ाई को, आपके जीवन को और अच्छा बनाएं और बेहतर बनाएं। आप लंबे समय तक जुड़े रहे, वीडियो को पूरा देखा, इसी के लिए आपके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।